हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जो है हम इनकम टैक्स की अमेंडमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो मई 20 के लिए भी अप्लीकेबल थी एंड नवंबर 20 के लिए जो नई ऐड हुई हैं वो भी, मतलब मैं इसके साथ आपको करा रहा हूँ। इसके दो फायदे ये होंगे क्योंकि आपका मई 20 का एग्जाम हुआ नहीं था, होने ना होने की वजह से क्या हुआ कि वो अमेंडमेंट जो वहाँ इंपॉर्टेंट थी वहाँ नहीं पूछी गई, वो अब इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नवंबर के लिए है, ठीक है सर, वो बस इतनी है कि इस प्रोविजन को 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक लाइन में मैंने आपको अमेंडमेंट बता दी कि सर ये अब कब तक अवेलेबल है, तो 31 मार्च 2021 तक। लेकिन ये अमेंडमेंट क्या थी इसको हम एक बार पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में अगर ये प्रोविजन पूछ भी ले, सर कितने मार्क्स का आ सकता है, सर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर ये पूछ भी ले तो हम प्रॉपर इसको आंसर कर पाए। सर ये नोट्स जो है ये आईसीआई के नोट्स है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आई होप आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो सीए ड्रीमर दी एवेंजर चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए, मैं इसको शेयर कर दूंगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। जो मैं समझा रहा हूँ इसी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में इसमें रिटेन हो जाएगा जो हमें एग्जाम में लिखना है। आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। मैनर फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन टू अ पर्सन हु इज नॉट अलॉटेड अ पेन बट पोजेस आधार नंबर। वो कह रहा है कि मैनर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पेन, एक बंदे को जो अलॉटमेंट ऑफ पेन हो उसके पास होना चाहिए था, एक पर्सन के पास हु हैज नॉट बीन अलॉटेड, लेकिन उसके पास पेन अभी नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास पेन होना चाहिए था लेकिन आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास एक चीज और है, वो क्या है सर, आधार नंबर। तो आपको 30/8/2019 को अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी जो कि अभी आपके नवंबर 20 के लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। कृपया करके एक एक शब्दों को ध्यान सुनेगा। द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज इंसर्टेड सब सेक्शन 5E, जरा हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ पे 5E ऐड किया गया है, यहाँ सब रूल 1A ऐड किया गया है, यहाँ सब रूल 1B ऐड किया गया है। सर इसका फायदा क्या होता है कि अगर एमसीक्यू बेस पे ही पूछ लेगा, करेक्ट इनकरेक्ट पे पूछ लेगा, वी आर रेडी ऑन आवर साइड, आप पूछो जो भी पूछना है। कहते हैं 139A में 5E की प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया। कहते हैं क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड इंटर एलिया दैट एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट और कोट हिज पेन। हर वो व्यक्ति, इसका मतलब क्या हुआ, हर वो व्यक्ति, एक बार दोबारा बोलो, हर वो व्यक्ति जो कि हु इज रिक्वायर्ड, जिसको जरूरत थी, क्या करना था सर, फर्निश करना था, मतलब सबमिट करना था या फिर जानकारी देनी थी, किसकी सर, अपने पैन की, या फिर उसको कोट करना था। यानी मतलब हो सकता है जैसे पैन नंबर डालना होता है, पैन की डिटेल्स डालनी होती है, वो आपको डालना था लेकिन आप नहीं डाल रहे हो, क्यों नहीं डाल रहे हो, एंड हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन, लेकिन उसके पास पेन है ही नहीं सर, अब क्या करेंगे आप बताओ। मतलब लॉ ये कहता है 139(5)E में बताया जा रहा है कि आपको पैन की डिटेल्स सबमिट करनी है, लेकिन आपके पास पैन नहीं है तो आप क्या करोगे, बट पोजेस द आधार नंबर, लेकिन आपके पास आधार नंबर है, मे फर्निश और इंटीमेट अ कोर्ट हिज आधार नंबर, कि भैया आप अपना आधार नंबर से भी हमारे प्रोविजन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, इन लिeu ऑफ द पेन, आपके पास पेन नहीं है, डोंट वरी, यूज योर आधार नंबर एंड सच पर्सन वुड बी अलॉटेड अ पेन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसको उस तरीके से पेन सबमिट करना पड़ेगा जैसे कि हम बता रहे हैं। तो रूल 114 सबसेक्शन 4 क्या है सर, रिक्वायर्ड सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन बाय एप्लीकेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अकम्पनीड by the prescribed document as proof of identity, address and date of birth such application। सर मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है कि आपको उस तरीके से जैसे पैन में डिटेल होती थी, आपका नाम होता था, आपका एड्रेस होना था, आपका डेट ऑफ बर्थ होता था, तो वो सारी चीज़ें आपको आधार से भी लेके पुट करनी पड़ेगी। मतलब क्या होता है, जैसे पैन में सारी चीज़ें होती हैं तो वो कह रहा है कि वैसे ही आधार कार्ड से वो सारी डिटेल लेके आपको फर्निश करनी पड़ेगी जो कि आप पैन से लेके फर्निश करने वाले थे। मतलब पैन की जो डिटेल्स लेके आप सबमिट करते थे, अब वो आधार में से वही डिटेल लेके आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आगे क्या कहता है प्रोविजन, कहता है द सीबीडीटी हैज विद दिस नोटिफिकेशन इंसर्टेड सब रूल 1A टू रूल 114, मतलब इसी रूल में उसका एक बच्चा जो है वो आ गया, ठीक है, नाम क्या, सब रूल 1A, ये नया आया है, कब आया सर, 1/9/2019 को, टू प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन, कि मान लो किसी व्यक्ति के पास पेन नहीं है बट आधार नंबर है, बट पोजेस द आधार नंबर एंड हैज फर्निश और इंटीमेटेड और कॉट हिज आधार नंबर इन ल्यू ऑफ द पेन, और वो बंदा जो है वो क्या कर रहा है, आधार नंबर सबमिट कर रहा है, किसकी जगह सर, पेन की जगह पे, इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 139(5)E shall be deemed to have applied for the allotment of pen and he shall not be required to apply or submit any document under rule 114। वो ये कह रहा है कि आपको सारी डिटेल कैसे करनी थी सर, पेन से करनी थी। पेन में आपको क्या क्या करना था, अपनी आइडेंटिटी को बताना था, ठीक है सर, अपना प्रूफ देना था,
ठीक है सर, अपने नेम का प्रूफ, अपना एड्रेस का प्रूफ, अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो वो कह रहे हैं अब आपको जो यहां करना था वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सारी चीजें आप आधार कार्ड के बेस पे सबमिट कर रहे हो। तो यानी आपकी ऊपर वाली जो बातें थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा सर? आधार नंबर। सर कहने का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, गली में कोई पूछने आया कि भैया राम जी यहाँ पे रहते हैं, या तो आपका घर नॉक किया, आप थे नहीं वहां पे, पड़ोसियों से पूछ लिया। सेम लाइक दैट कंफर्मेशन चाहिए थी, पेन से नहीं हुई तो आधार से हो जाएगी। यही कहता है 1A जो रूल है किसका सर? 114(4) का। ओके, नाउ फर्दर सब रूल 1B, ये कहता है 1B भी है आपके साथ। आइए इसको भी देखते क्या कहता है ये कहता है हैज ऑल्सो बीन इंसर्टेड इन रूल 114 टू प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन बट पोजेस द आधार नंबर में अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द पेन। क्या कह रहा है सर? दोबारा से पढ़िए। ऑल्सो हैज बीन इंसर्टेड रूल 114, एक और रूल आया, 1A तो आया ही आया। 1A क्या कहता है कि पेन नहीं तो आधार सही, आधार से डिटेल लेके भर दो। क्या कहता है 1A? पेन से डिटेल नहीं ले पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड से डिटेल लो और वहां से सबमिट कर दो। 1B क्या कहता है? ऑल्सो बीन इंसर्टेड रूल 114 टू प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन, जिसके पास पेन नहीं है बट आधार नंबर है, मैं अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द पेन। तो वो कह रहे हैं आधार नंबर है तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान हो गए हो, आपको पेन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। फिलहाल तो आपका काम बना दिया हमने, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आप पेन अप्लाई कर दो। बाय इंटीमेटिंग इस आधार नंबर, किसके बेसिस पे सर? आधार नंबर के बेसिस पे। आधार नंबर के बेसिस पे अपना पेन जो है आप अप्लाई कर दो। और शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई सबमिट एनी डॉक्यूमेंट अंडर रूल 114। और 114 के अंदर कोई रूल है जो कहता है ये डॉक्यूमेंट दो, तो उसकी जरूरत नहीं है, आपका आधार नंबर ही उन सभी डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर देता है। ओके, तो ये चीज हमने पढ़ ली। उसके बाद ये सारी चीजें जो इसने लिखी है, हमें इसने कहा कि ये सारी चीजें कब तक अप्लीकेबल थी। तो ये वाला चीज जो है फिलहाल सच बताऊं तो काम का नहीं है, आपके काम की ये बातें थी। एग्जाम में अगर आप चाहते हो तो पॉइंट नंबर इसे 1 बोलिएगा, इसे 2 बोलिएगा, इसे 3 बोलिएगा, इसे 4 बोलिएगा, और 5th पॉइंट ये लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो है 5 मार्क का क्वेश्चन है ना आपका, तो 5th में आप ये वाला पॉइंट डाल दीजिएगा और ये 5 पॉइंट आपके बन गए और आपके एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। ओके, लेकिन फिर भी एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ ICAI कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए, तो हम एक बार रीडिंग देते हैं। डेट फॉर इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन 107/2019 डेटेड 30 दिसंबर 2019। मैं दोबारा से बोलता हूँ, एज पर सेक्शन 139(2) एवरी पर्सन हु हैज अलॉटेड पेन एज ऑन 1 जुलाई 2017 हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, वो आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल है, शैल इंटीमेट हिज आधार नंबर। तो उसको अपना आधार नंबर जो है बताना पड़ेगा किसको सर? जैसे कि डेट नोटिफाई की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो वो जो डेट थी वो थी आपकी 31 मार्च 2019। ठीक है सर, तब तक ये आपको कर देना था, लेकिन फिर ये चीज़ अपडेट हुई और फाइनली वो डेट की अब हो चुकी है 31 मार्च 2021 तक। बस सर यही काम की बात है। तो सर देखो मैंने कितने मिनट लिए? अराउंड आपके 8 साढ़े 8 9 मिनट ले लिए मैंने। एक बार रिवाइज करते ये हुआ क्या था। देखो वो ये कह रहा था कि इनकम टैक्स में कुछ जगह ऐसी हैं जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो या असेसमेंट में डालते हो तो आपको अपना पैन नंबर अलॉट करना पड़ता है, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। पैन में आपका नेम होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो कह रहे हैं अगर बाई चांस आपके पास पैन नहीं है तो आप ये मत कहिए कि मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करूँगा, आप आधार नंबर को यूज़ कीजिए। आधार नंबर में ही वो सभी जानकारी होती है जो कि पैन में होती है। तो आधार नंबर जो है वो आधार कार्ड जो है वो आपके पैन को रिप्लेस कर देता है कुछ समय के लिए। लेकिन इसका ये नहीं है मतलब कि आप पैन कभी लेंगे नहीं, पैन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर 114(4) आया। 114(4) ये कहता है कि भैया आपको ना उसमें नाम सबमिट करना होता था, एड्रेस देना होता था, आपकी पहचान होती थी, डेट ऑफ बर्थ होता था, ये कहता था। फिर उसका एक बच्चा आया 1A कहता है कि सर वो सारी चीज़ें तो पैन में होती थी, पैन तो हमारे पास है नहीं, तो कोई बात नहीं है, आधार नंबर से सारी चीज़ें अब आप यूज़ कर सकते हो। हमारे पास है 114(4) का सब रूल 1B जो कि नया आया है और वो ये कहता है कि भैया देखो पहली चीज़ कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पैन के साथ सबमिट करने पड़ते थे जो हमने कहा था, अब वो आप टेंशन मत लो, आधार कार्ड आप सबमिट कर रहे हो, आधार कार्ड के बेसिस पे ही वो सारी चीज़ें हमारी फॉर्मेलिटी जो इतनी भी थी वो सारी पूरी हो जाएंगी। ठीक है सर, ये हमारे काम का प्रोविजन था। और पीजीबीपी में देखिए खास तो नहीं है अमेंडमेंट, लेकिन यहाँ पे WDB बताया गया है। कह रहा है मोटर बसेस है, मोटर लॉरीज हैं, मोटर टैक्सीज हैं जो कि यूज़ हो रही हैं
बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, जिसको हम हायर पे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने 10-5 गाड़ियाँ खरीद ली, मैं किसी और को देता हूँ रेंट पे कि भाई तुम ले जाओ, या फिर मैंने गाड़ियाँ खरीद ली, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ऑफिस से लाना ले जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, मैं ये सब करवा रहा हूँ, हायर पे काम करवा रहा हूँ। एक्वायर्ड ड्यूरिंग, कब आपने खरीदा था इसे, जिसे आपने खरीदा है। सर ध्यान दीजिएगा, MCQ बन सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। जिसे आपने खरीदा है 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, ठीक है। और एंड पुट टू यूज, आपने उसे पुट टू यूज भी कर दिया है। कहाँ कर दिया सर, 31 मार्च 2020। यानी एक बार दोबारा से लिखिए, 45% का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपने इसे 23 अगस्त से 19 से लेकर आपने 31 मार्च 2020 तक के बीच में यूज कर लिया है। प्लस ये तो आपका बाय हो गया। उसके बाद है पुट टू यूज, मतलब आपने खरीद के 100 पीस नहीं लिया है, आप उसको बस ऐसे शो ऑफ मिठाइयाँ खिलाने के लिए नहीं खरीदा है, हम उसको बिजनेस में भी लगा दे रहे हैं। कब सर, पुट टू यूज बिफोर, कब सर, आपका 31 मार्च 2020। तो अगर आप ये कर रहे हो तो बाकियों का रेट पुराना वाला ही है, लेकिन अगर आपने इस पीरियड में खरीदा और पुट टू यूज भी किया तो भैया 45 का डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो परसेंट का। नाउ एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा बताओ उस पर डेप्रिसिएशन रेट क्या लगेगा। हो सकता है आप 10% लगा दो, आप 30 लगा दो, या तो आप 45 लगाओ। 45 लगाना चाहते हो तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है, सबसे बड़ी कंडीशन ये है, आपने कब खरीदा है। एंड पहली कंडीशन, अगर ये केस स्टडी आती है तो केस स्टडी में आप कैसे लिखोगे, एज पर दी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वी हैव टू सेटिस्फाई 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, इट शुड बी acquired within the period of 23 August to 31st March 2020, and second condition is and second, and मतलब दोनों ही होनी है। एंड वर्ड है, देखिए यहाँ पे एंड है, मतलब ये नहीं कि कोई एक। एंड सेकंड कंडीशन इज पुट टू यूज बिफोर 31st March 2020, एंड इफ a organization satisfy the both of the condition then only he can claim 45%। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है और मेरा दिल कह रहा है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, ठीक। नाउ दूसरा ये कह रहा है कि मोटर कार अदर देन दोज यूज इन द बिजनेस, मतलब जो इसमें नहीं आ रही है, मतलब जो कैटेगरी ए में नहीं है वो कैटेगरी बी में है, आपने दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आपको सिर्फ 30% ही डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, 15% का। लिटरली अगर मैं एग्जामिनर होता 8 मार्क का क्वेश्चन मैं बना देता इन दोनों को यूज करके। टोटल 4 असेट्स शो करता और 4 असेट्स में कंडीशंस एक में मतलब एक प्रोविजन ऐसा बनाता जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, कंडीशन 1 कंडीशन 2। एक क्वेश्चन ऐसा बनाता जिसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होती, दूसरा ऐसा बनाता एक होती और दूसरी नहीं होती। फिर एक कंडीशन ऐसा बनाता जिसमें पहली नहीं होती और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती। एंड फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा बनाता जिसमें नन ऑफ दी कंडीशन सेटिस्फाई होती, और मैं ये देखता आप डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर रहे हो। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बोलना मेरे को, हाँ ठीक है भाई। चल, हमारा एक टॉपिक हो गया PGBP का, ठीक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में कुछ भी स्पेशल नहीं है हमारे पास। इन्होंने बस ये कहा है कि 2019-20 मतलब अपकमिंग जो अटेम्प्ट है हमारा, इस अटेम्प्ट में हमारी जो इंडेक्सेशन कॉस्ट है वो 289 रहेगी, ठीक है सर। ओके, दिस इज द सिंपल अमेंडमेंट। लॉजिकल ये थी, एग्जाम में आने के लिए 5 स्टार कह लो या 50 स्टार कह लो सर, मेरे हिसाब से इस पर एक क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है, और मैं होता एग्जाम में तो डेफिनेटली बनाता, ठीक। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में एक छोटी सी अमेंडमेंट, ये आप याद ही होगा आपको, मई के लिए भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, नवंबर के लिए भी 2-4 क्वेश्चन किए होंगे, डेफिनेटली आपको ये पता होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इसने क्या किया है, पहले तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट को उठाया, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स जोड़ दिए, फिर वो दोनों को मिला के कह रहा है कि भैया ये न्यू अमेंडमेंट है आपके लिए। अब देखिए सुनिएगा, पहले तो ये उनको क्लिक होगी जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, तो पहले तो मैं उनके लिए बता दूं, फिर मैं उनके लिए बताऊंगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, दोनों के लिए बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ठीक। नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ द पर्सन रिसीव्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम हुम वुड नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5610। वो ये कह रहा है कि किसको ये प्रोविजन नहीं लगेगा। एक्चुअली प्रोविजन लगेगा क्या, पहले वो सुन लेते हैं। प्रोविजन क्यों और कब लगेगा, मतलब यहां पे लिख लो प्रोविजन क्यों और कब लगेगा, कब लगेगा, ठीक है। और ये फिर आगे क्या कहते हैं, कब प्रोविजन नहीं लगेगा,
कब प्रोविजन नहीं लगेगा। ओके, नाउ लेट्स रीड ऑन माय साइड। आइए देखते हैं क्या कहता है। ऐसे ही आपसे ध्यान सुनेगा। प्रोविजन कब लगता है आपने जानते हैं, और आप ये अमेंडमेंट मतलब बिना पढ़े भी ये बता सकते हो अगर आपने अदर सोर्स एक बार पढ़ा हुआ है तो। आगे का प्रोविजन नया है हमारे लिए, ठीक। सुनते हैं क्या कहता है ये कहता है ब्रिंग्स टू 56 to 10 ब्रिंग्स टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आने का द्वार है ये, चार्जिंग सेक्शन आपके लिए बन जाता है। कहता है एनी सम ऑफ मनी, कोई भी पैसा, और कोई भी सम ऑफ पैसा जो है रिसीव्ड किया है आपने, ठीक है सर, रिसीव किया है विदाउट कंसिडरेशन, जिसके बदले में आपने कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं है। इफ द एग्रीगेट वैल्यू, अगर जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो मिलने वाला पैसा अगर 50,000 या उससे ज्यादा है, तो सर कुछ लोग पूछते क्या 50,000 कह रहा है? नहीं सर, एक्सीडिंग 50,000 है। वर्ड क्या एक बार बोलिए, क्या 50,000 है? नहीं सर, एक्सीडिंग 50,000, यानी 50,000 में 1 रुपए भी अगर ऐड हो गए सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। वर्ड क्या है सर? एक्सीडिंग। आप गलती करते हैं फिर आप कहते हैं मार्क्स नहीं आते, हाईलाइट कीजिए एक्सीडिंग 50,000, यानी नेट 50,000 नहीं, एक्सीडिंग मतलब 1 रुपया ज्यादा, 1 पैसा ज्यादा, ठीक। और वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, मान लो पहले तो हम बात कर रहे थे सम ऑफ मनी की, या फिर ये तो पहला केस हो गया। दूसरा क्या है? वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग। एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग, बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, हो सकता है वो लैंड हो, जमीन हो, बिल्डिंग हो, या दोनों हो। रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, वो आपके चाचा नाना पापा किसी ने भी दे दी आपको, दोस्त ने दे दी, क्लाइंट ने दे दी, किसी ने दे दी, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू है वो 50,000 को एक्सीड कर रही है। अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, क्या 50,000 या उससे ज्यादा? सर ज्यादा। नेट 50,000 है तो इस सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉ ऑलवेज कह रहा है 50,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा। एग्जाम में गलती क्या करके आते हो? 50,000 पे भी आप टैक्स जोड़ लेते हो। गलती मत करिए सर, टैक्सेशन और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, शब्द शब्द पे, वर्ड्स टू वर्ड्स पे मार्क्स कटते हैं और ऐड होते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग्स टू टैक्स इन केस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। आपको मिल गया सर, क्यों मिल गया? और फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, आपने सही से उसको पैसा नहीं दिया। जैसे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपको कितने की मिल गई? सर 50,000। अरे यार, बंदे ने 4.5 करोड़ रुपए छोड़ दिए, ये कैसे हो सकता है? तो डिफरेंस कितना आ रहा है? सर 4.5 करोड़। तो डिफरेंस, तो अगली लाइन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल आप क्या बोल रहे हो सर? सर एक्चुअल सेल आप बता रहे हो 50,000, और एसेट की वैल्यू कितनी है सर? 5 करोड़। डिफरेंस कितना है सर? 4.5 करोड़। डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंसिडरेशन, इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड सच कंसिडरेशन, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करती है उस कंसिडरेशन से, सर कर ही रही है, आप देख लो, वो 50,000 बता रहा है, एक्चुअल 5 करोड़ है, डिफरेंट है 4.5 करोड़ का। सच एक्सेस अमाउंट इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000, तो अगर ज्यादा भी है तो हमारा कहना क्या है? मोर देन द हायर ऑफ, या तो वो 50,000 रुपए के अमाउंट से ज्यादा हो, या 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो भैया सेल कंसिडरेशन कितना है सर? 50,000। होना कितना चाहिए? मतलब वो दोनों को कंपेयर करके बोलता है। देखो सर, इसको मैं पहले आपको सिंप्लीफाई करके दे दूं, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूं आपने नहीं पढ़ा है प्रोविजन, ठीक है। तो पहली चीज, ये आपका जो सेक्शन 56 है ये कह रहा है कि आपके पास 2 एसेट है। पहली एसेट कौन सी सर? पहली एसेट वो है जो मूवेबल है, ठीक है। तो इस पे तो उसने बोल दिया एनी सम एक्सीड 50,000। यहां पे वो कहता है अगर वो इमूवेबल है, ठीक है, इमूवेबल है, तो हम ये कहेंगे क्या जो वो प्राइस बता रहे हैं, जैसे 50,000 बता रहे हैं, और एक्चुअल जो सेल है वो 5 करोड़ है, और ये जो डिफरेंस है क्या वो ज्यादा है? किससे सर? 50,000 और जो एक्चुअल सेल आप बता रहे हो उसके 5% से। दोनों में से अगर 50,000 से ज्यादा है या फिर इससे ज्यादा है, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट आपके ऊपर हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये सेक्शन अट्रैक्ट आपके ऊपर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट? अमेंडमेंट ये है कि आप पे ये दोनों कंडीशन ही नहीं अप्लाई होगी। आपने अभी जो पढ़ा ना मेरे साथ, ये जो छोटा सा डायग्राम आपने बनाया मेरे साथ, ये वाला आपने जो पॉइंट पढ़ा मेरे साथ, क्वेश्चन ये है कि ये अप्लाई नहीं होगा आप पे, ये अप्लाई नहीं होगा। अब क्वेश्चन है सर वैन, तो वैन के लिए ही हमें अमेंडमेंट पढ़नी है। कब ऐसा होगा कि ये नहीं हम पे अप्लाई होगा? आइए सुनते हैं। ये क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 हाउएवर लिस्ट आउट द सर्कमस्टांसेस, कुछ हालात ऐसे बता रहा है। अब ये गाना है, गाना क्या है?
मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझ पे टैक्स लग नहीं सकता, ठीक है, और वो हालात कैसे हैं अब उसे देखना है। विच एनी सम ऑफ द मनी ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टी वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, हम नहीं लगाएंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनेंस इस एक्ट 2019, जो सेकेंड फाइनेंस एक्ट 2019 आया था उसके अंदर बताया गया। ये कह रहे हैं क्लॉज 11 टू दी प्रोवाइजो टू प्रोवाइड दैट एनी सम मनी और वैल्यूएबल ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट चार्जेबल टू टैक्स, हम नहीं लगाएंगे इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन। हम तब नहीं लगाएंगे तो वो लड़का जो गाना गा रहा है मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं टैक्स दे नहीं सकता, फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, उन शर्तों पे एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो शर्तें हम बता रहे हैं। तो पहली बात वो लोग, वो हालात जैसा कि हम बता रहे हैं, और कौन बताएगा सर? गवर्नमेंट। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपके हालात ऐसे हैं कि आप टैक्स दे नहीं सकते, तो आप कौन है वो भी हम बताएंगे, आपके हालात क्या है वो भी हम बताएंगे, और हम कौन है? गवर्नमेंट। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं? सेक्शन 56 to 10 शैल नॉट अप्लाई टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि आपकी लैंड हो, बिल्डिंग हो, या फिर दोनों हो। अब क्या है? रिसीव्ड बाय, ध्यान से सुनिएगा, रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट, रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट, ठीक है सर। और कैसा रेसिडेंट है सर? ऑफ एन, कहां का रेसिडेंट है सर? अब यहां पे हाईलाइट मैं चेंज कर रहा हूं, कहां का रेसिडेंट है सर? अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, ठीक है। और वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहां आती थी? नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, और वो भी दिल्ली के, ठीक है। कहां आती थी सर? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और किसकी है सर? ये ऑफ दिल्ली। अब जरा समझिएगा वो बंदा कौन है? वो बंदा वो है, यहां पे हम बात कर रहे हैं रेसिडेंट की। सर रेसिडेंट तो वो होता है ना नागरिक, जो हमने बेसिक चैप्टर में पढ़ते हैं हम, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। नो, गिव मी 1 सेकेंड। रेसिडेंट डिफाइन किया गया है, मैं भी आपको रीड करके दिखाऊंगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या है वो भी मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी भारत की, और दिल्ली और जोड़ दिया उसने, वहां की सरजमी पे नेशनल, हमारे इंडिया की, हाँ, कैपिटल मतलब यहां पूंजी होता है, लेकिन यहां पे जमीन के बारे में बात हो रही है, टेरिटरी जो भी हमारे एरिया में आता है, ठीक है। तो आप ऐसे लोग हैं जो कि अनऑथराइज्ड वर्ड है नहीं सर, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, और आप वहां पे रहते हैं और आप हमारे एरिया में आते हैं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, टेंशन मत लो। अब क्वेश्चन है सर कब, ठीक है सर। अब सर देखो इसका एक हल्का सा लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल इसलिए है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है। 10-5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो क्या हुआ, मार्क्स तो पूरे आएंगे ना मेरे भाई। हाँ, और हार्डवर्क अच्छा लग रहा हो, और ये देखो सर पसीने आ रहे हैं मेरे को भी। अगर पसीना आपको लग रहा है कि ओरिजिनल है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना मुझे। हाँ, मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। अब मतलब एक राम है, ठीक है। राम क्या रहता है? एक जगह है आलीगांव, कहाँ है सर? दिल्ली में, ठीक है। वहाँ स्लम एरिया है, ठीक है, या फिर आप कहो नियर ओखला, एक जगह है स्लम एरिया की, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा स्लम है, लेकिन है वहाँ पे झोपड़ी वगैरह है, ठीक है। अब ये बंदा वहाँ रहता है, गवर्नमेंट कह रही है कि सर, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप यहाँ से हट जाओ, आप कहीं और जाके सेटल हो जाओ, या हम कोई दूसरी जगह आपको दे रहे हैं, आप वहाँ चले जाओ। क्वेश्चन वही आया कि ये जो अमाउंट मिलेगा इन्हें, ये या तो 50,000 से ज़्यादा है, या आपका लॉ क्या कहता था 5% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, या फिर ये 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये इन दोनों से ज़्यादा है तो क्या इस गरीब राम को टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स भी किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो राम जी आप टैक्स मत दो, क्यों? क्योंकि आप अनऑथराइज कॉलोनी के बंदे हो और आप वो रेसिडेंट हो जो हमने बताया है। आप टेंशन मतलब आपसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, सर ये रेसिडेंट कौन है और अनऑथराइज कॉलोनी कौन है? आइए एक बार पढ़ते हैं। रेसिडेंट कौन है, मतलब ये राम है कौन, ठीक है सर। और ये जो जे कॉलोनी है, या फिर ये आपने जो हमें आलीगांव का नाम बताया, ठीक है, या फिर आपने हमें ओखला इंडस्ट्री का नियर एरिया बताया, वो है कौन लोग? राम के बारे में सुनते हैं कि राम कौन है। अ पर्सन हैविंग फिजिकल पोजीशन, वो बंदा उस झोपड़ी में रहता है, सबसे पहली बात,
ये रही सी राम की झोपड़ी, इज्जत से देखना इसको। ये राम जो है इसमें रहता है, पोजीशन रखता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड। उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड भी है, वो बता रहे मेरे अब्बा ने, मेरे खाला ने, मेरे किसने मेरे को दिया था, फूफा ने, हाँ मियाँ मेरे को निकाल रहे तुम। और लेटेस्ट सेट ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी, सर मेरे पास राइट है यहां रहने का, आप मुझे हटा नहीं सकते। एग्रीमेंट टू सेल है सर, खरीद रहा हूं सर मैं, मेरी है, या मैं किसी को बेच रहा हूं सर, मेरी है। विल है सर, मेरे चाचा मामा ताऊ ने मुझे एज अ विल मुझे ट्रांसफर किया। पोजीशन लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑथराइज कॉलोनी। और वो सबूत भी दिखा रहा है कि भैया मैंने इसके लिए पैसे दिए थे। मतलब हो सकता है उसने अभी अभी खरीदा हो इस जगह को, झोपड़पट्टी भी खरीदते, हाजर खरीदते, अगर फायदा हो रहा हो तो कुछ भी करते इस दुनिया में। क्या मियाँ होले जैसी बात कर रहे तुम। हाँ, इंक्लूड्स देयर लीगल हायर्स, हो सकता है मैं ना हूं, मेरे बच्चे हों, बट डज नॉट इंक्लूड टेनेंट, किराएदार नहीं आएगा साहब। सर एमसीक्यू भी बन सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट भी बन सकता है, केस स्टडी भी बन सकती है। सर किराएदार इसमें नहीं आएगा। सर केस स्टडी बना दूं मैं क्या? हाँ सुनो सर, राम का भाई नहीं सर, दूर का रिश्तेदार कोई, आई डोंट नो हु इज दूर का रिश्तेदार, एक बंदा उसमें रहता है लक्ष्मण किराया देता है राम को, ठीक है। क्वेश्चन ये है क्या लक्ष्मण रेसिडेंट कहलाएगा? नहीं सर, किराएदार शामिल नहीं है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, लाइसेंस और परमिसिव यूजर, आपने लाइसेंस दे रखा है किसी को, भाई तू रह ले। अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक मूवी थी आपकी नायक, ठीक है सर। नायक में मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, जब वो एक दिन का प्रेसिडेंट बनता है अनिल कपूर, जब वो जाता है झोपड़ियों में तो बोलता है बताओ तुम्हारा घर का है, तो एक बंदा बोलता है सर इसने तो अपना घर किराए पे लगा रखा है। तो फिर वो उस सरदार जी को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम इसमें नहीं रह सकते। याद करो, अगर वो सीन याद आ रहा है ये एग्जाम में पक्का याद आएगा। यहाँ पे एक और लिंक लिख दो, लिंक मतलब हमें क्या याद रखना है, नायक मूवी का सीन। अगर नहीं देखी तो एक बार नायक मूवी आज जाके देख लेना, बस छोटा सा क्लिप है जिस दिन वो एक दिन का प्रेसिडेंट बनता है, झुग्गी झोपड़ी वाला सीन आपको याद हो जाएगा। नाउ अनऑथराइज कॉलोनी, अ कॉलोनी डेवलपमेंट कंप्राइजिंग ऑफ द कंटिग्यूअस एरिया वेयर नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर अप्रूवल फॉर लेआउट प्लान। उसका नक्शा क्या है, क्या बनना है, कुछ नहीं, बस ऐसी बना रखा है सबने। और बिल्डिंग प्लान्स क्या है कुछ पता नहीं है सर। एंड हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलेशंस ऑफ सच कॉलोनी इन परसुएशंस टू द नोटिफाइड एसओ। मतलब आप ये याद रखो, पहली चीज आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, इतना डीप में ये वाला तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला, इसमें थोड़ा सा आपसे ट्विस्ट ले सकता है। अनऑथराइज कॉलोनी का मतलब यही है जिसका नक्शा पास नहीं हुआ है। ओके ठीक है, तो बाकी ये हमारा जो प्रोविजन है वो हो गया। नाउ माय डियर फ्रेंड कम टू द लास्ट पॉइंट। यहाँ पे एक चीज जोड़ी गई है, मुझे बस ये समझ में नहीं आया कि उसको यहाँ लिखा क्यों ऐसे ही ने, बट इसका लिंक पीजीबीपी से था, पता नहीं क्यों है, बट है तो हम पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि याद है आपको, ऐसे ही बोल रहा है, याद है आपको 35 एडी में मैंने आपको बोला था 10,000 की लिमिट, याद है आपको 40A3 और 3A में मैंने आपको 10,000 की लिमिट बोली थी नॉर्मल कैश के लिए, और जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उसके लिए 35,000 की लिमिट बोली थी, याद है आपको। ओके 43(1) मोड ऑफ द पेमेंट जो एक्सीड करेगा 10,000 से उसको हम डिसअलाउ कर देंगे, याद है आपको। ओके उसके बाद 44AD, यहां पे इसने बोला है प्रेजेंटिव इनकम जो है वो 6% की लिमिट होती है, याद है आपको। 43CA जहां पे वो कह रहा है होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ बिफोर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट कंसीडरिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग। सर ये मैं बताऊं क्या है, ये एक्चुअली 50C है। कैपिटल गेन में 50C पढ़ा है आपने, वैल्यूएशन वाला टॉपिक याद दिलाऊं। जैसे कोई भी बंदा वहां पे बहुत ही अमेंडमेंट के साथ आया था, मैं हल्का सा याद दिलाता हूं आपको। वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि 50,000 है, आप बोलते हो 40 है, फिर हम एक और बंदे को बुलाते हैं, ठीक है, मतलब आपके एओ ने बोला 50,000, फिर हम वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा 60,000 है सर, तो उसकी बात को हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे सर आप 50,000 दे दो। अगर वो बोलेगा 35,000 तो इसकी बात को नहीं मानेंगे, तब हम कहेंगे 40 दे दो। अगर वो कहेगा 45 तो कहेंगे अच्छा भैया ठीक है 45। याद करो 50C में आपने पढ़ा था, उसी का भाई है 43C है, लेकिन वहां पे हम असेट की बात करते थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टॉक एंड ट्रेड की, याद आ जाना चाहिए। 50C लो जी भैया जी यहाँ पे प्रस्तुत है ठीक है। और उसके बाद 56(2)(10) अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था प्रोविजन, ठीक। उसके बाद है हमारे पास 80JJAA मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एम्यूल्यूमेंट्स टू एडिशनल एम्प्लॉई
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, जहाँ पे कहा जाता था अगर इस साल में आप नए एम्प्लॉय को रोजगार दोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे। ओके सर ये क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो, क्या ये अमेंडमेंट है? नहीं सर, ये जो आईसीआई ने यहाँ से दिया है, ठीक है, इज जस्ट फॉर रिकॉल। क्या है सर? इज जस्ट फॉर रिकॉल। सर पहली चीज आपसे अभी एक बात कही गई थी कि अगर आप 10,000 से ज्यादा किसी को पेमेंट करते हो या 35,000 अगर वो ड्राइवर का केस उससे ज्यादा पेमेंट करते हो तो आपकी पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। यू शुड पे द अमाउंट वाया नेट बैंकिंग। तो उसने वही चीज थोड़ी सी क्लेरिफाई की है कि अगर आप चाहते हो कि ये डिडक्शन डिसअलाउ ना हो, जैसे आपने रूल 6D शायद कहते हैं उसको, यहां पे मैं कंफर्म भी कर देता हूं आपको, यस सर, रूल 6DD, ठीक है। तो रूल 6DD इसको कहते हैं, जो ये कहता है कि पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आप पेमेंट नहीं दे सकते, और ये आपको सिखाया गया। उसके बाद ये कहा जाता है रूल 60D जो है उसमें कुछ आइटम्स बताए गए हैं, जहां ऐसी जगह आप जाके पेमेंट कर रहे हो जहां पे बैंक अवेलेबल नहीं है। किसानों के पास गए आप कुछ खरीदने, उनके पास अकाउंट नहीं है, तो रूल 6DD कहता है कि आपकी 10,000 और 35,000 वाला जो प्रोविजन है वो यहां अप्लाई नहीं होगा। दिस इज रूल 6DD। बट यहां पे कहा जा रहा है कि रूल 6DD को साइड रखते हुए हमने आपको एक लिमिट बताई है कि अगर आप कुछ भी परचेज करते हो 10,000 से ज्यादा कैश में तो वो हम डिसअलाउ कर देंगे। अगर ड्राइवर का केस है तो हम इसको 35,000 रुपए रखते हैं। ओके, अगर आप इससे ज्यादा पेमेंट करना चाहते हो तो आप इन मेथड का यूज करिए। क्रेडिट कार्ड का यूज करो, डेबिट कार्ड का करो, नेट बैंकिंग का करो, IMPS का करो, UPI का करो, जैसे भीम, फोन पे, ठीक है, आजकल तो आप सब जानते ही होंगे। RTGS से करो, NEFT करो, और भीम का अलग से नाम आ गया, ठीक है। तो वो बस ये कह रहा है, ये अमेंडमेंट नहीं है सर, ये जस्ट अ रूल है, रूल डाला गया है, रूल ऐड किया गया है। और रूल बस इतना सा है मेरे दोस्त कि अगर आप जो 10,000 की पेमेंट कर रहे थे, आप जो 35,000 की पेमेंट कर रहे थे, अगर वो कैश में से ज्यादा कर रहे थे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जा रही थी। तो आप ये जानना चाहते थे, तो ICAI ने ये क्लियर किया है, लॉ ने ये क्लियर किया है कि अच्छा इससे ज्यादा पेमेंट करनी हो तो कैसे करें। तो ये आपको A to H जो है पॉइंट बता दिया गया है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, इसी के बाद एक बॉक्स यहां पे दिया गया, आज के लिए मैं यहीं तक आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बॉक्स ऐड किया गया, यहां पे ये क्या बता रहा है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, सुनो मेरे वीरो इस प्रोविजन की कहानी। देखो, एक है आपका सेक्शन 40A3, इसको डिसअलाउइंग सेक्शन कहते हैं। अगर आपने मेरे से इनकम टैक्स पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली याद होगा, किसी और टीचर से पढ़ा होगा तो उसने भी ऐसे ही कुछ बताया होगा। 40A3 वो ये कहता है कि अगर आपकी पेमेंट 10,000 से ज्यादा है, अगर आपकी पेमेंट 35,000 से ज्यादा है, तो इसी बात को रिकॉल करते हुए सेक्शन बनाया गया, वुड नॉट बी अट्रैक्ट, कि भैया 40A3 जो आपका डिसअलाउंस था वो अट्रैक्ट नहीं होगा, हैज बीन अमेंडेड, उसको मैं अमेंडमेंट में तब्दील कर दिया है 29/1/2020 को, टू ओमिट क्लॉज J, हमने J पॉइंट को हटाया है। 40A3 में डिस्क्वालिफिकेशन से हमने सिर्फ J पॉइंट को हटाया, और J क्या कहता था, व्हेन बैंक्स वर क्लोज्ड। अब आपका बैंक बंद है, मान लो संडे को बैंक बंद है, ठीक है, लेट सपोज 15 अगस्त को बैंक बंद है, लेट सपोज दीपावली को बैंक बंद है, लेट सपोज ईद को बैंक बंद है, या फिर स्ट्राइक हो गई बैंक बंद है। इस दिन आप क्या कहते थे, अब तक क्या था लॉ, कि भाई इस दिन तुम 10,000 से ज्यादा खरीदोगे ना चलेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहते थे 35,000 से ज्यादा खरीदोगे ना तो चलेगा। वो ये कहता था, लॉ ये कहता था कि अगर बैंक क्लोज है उस दिन आप कैश में ट्रांजेक्शन्स कर लोगे तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो यही 40A3 जो है उसने कहा अब अपडेट हो गया है। अब वो क्या कह रहा है कि मान लो किसी दिन बैंक क्लोज्ड है, अकाउंट ऑफ हॉलीडे है, या फिर स्ट्राइक है, फ्रॉम द परव्यू ऑफ सेक्शन 40A3, तो 40A3 को मद्देनजर रखते हुए अकॉर्डिंगली विद इफेक्ट फ्रॉम 29/1/2020 पेमेंट इन एक्सेस, सर क्या कह रहे हैं, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है अगर वो उससे ज्यादा होती है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है 10,000 और 35,000, और क्या क्या लिमिट है, तो वो लिमिट यहां पे बता रखी है हमने आपको। ये सारी जो है वो लिमिट ही है अपने आप में, ठीक है। तो ये जो भी लिमिट है वो क्या कह रहे हैं, एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट मेड अदरवाइज देन बाय द प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑन अ डे on which the banks are closed on account of the holiday or strike would attract disallowance under section 40A3। सर समझ में तो आ गया यहां तक, लेकिन थोड़ा सा एक बार और आप अपने स्टाइल में समझाओ तो हमारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है, तो उसको ऊपर जो चार्ट है उसको जाके एक बार दोबारा पढ़ो, वो याद नहीं रखना है, वो रिकॉल करना है कि हाँ हमने ये पढ़ रखा था, ठीक। तो कह रहा है मेड अदरवाइज देन बाय पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट,
प्रिस्क्राइब लिमिट आपको बता दी, मेड अदरवाइज आप उसके अलावा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रिस्क्राइब्ड मोड से। प्रिस्क्राइब्ड मोड्स कौन कौन से है सर? प्रिस्क्राइब्ड मोड हमने आपको बता रखे हैं, आओ देखो, ये रे प्रिस्क्राइब्ड मोड, कैसे कैसे पेमेंट करनी हमने आपको बता रखा है। ओके, फिर वो क्या कह रहे हैं, ऑन ए डे, आप ऐसे दिन कर रहे हो ऑन विच द बैंक्स आर क्लोज, जिस दिन बैंक बंद है। अब बैंक तो बंद है, अच्छा, ऑन अकाउंट ऑफ द हॉलीडे, हॉलीडे हो सकता है उस दिन स्ट्राइक हो सकती है, वुड अट्रैक्ट दिस अलाउंस अंडर सेक्शन 48(3)। सर कहने का मतलब क्या है वो समझाओ। वो ये कह रहा है आगे से छुट्टी हो या कुछ भी हो, हमको बेवकूफ मत बनाना, हमारे सर पे टोपा मत पहनाना, इन द सेंस हमें मामू मत बनाना, ठीक है। मतलब बेवकूफ बनाने को, मतलब कि गंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, हमें मामू मत बनाना, हम हमारे सर पे टोपी मत पहना, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं हमें इसको मत सिखाओ। अगर आपने प्रिस्क्राइब मेथड के अलावा पेमेंट की और अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हुए की, हमें नहीं पता कि बैंक क्लोज थे, भीम ऐप चल रहा था, फोन पे चल रहा था, गूगल पे चल रहा था, NEFT चल रहा था, RTGS चल रहा था, नेट बैंकिंग चल रहा था, डेबिट कार्ड चल रहा था, क्रेडिट कार्ड चल रहा था, तो चलाना मेरे भाई। वाई यू गिविंग एक्सक्यूज टू मी? ओके, इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। सर बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें सर देखो क्या बताया गया है कि अगर आपकी लिमिट 2 करोड़ और 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो आपका जो सरचार्ज था सर उसे 25% एंड 37% कर दिया गया है, जो कि आपके टोटल इनकम 2 करोड़ और 5 करोड़ किसके ऊपर बात हो रही है, इंडिविजुअल के ऊपर, HUF के ऊपर, AOP के ऊपर, BOI के ऊपर और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के ऊपर। यहाँ पे एक बात और कही गई कि 111A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 112A जो कि ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर पे आता था, उनको अब विड्रॉ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया सर? विड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी टोटल इनकम जो इंक्लूड करती है 1AAA, मतलब कि 111A कह लो या 111A कह लो, कोई भी कह लो, या 112A को अगर इंक्लूड करते हुए अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो रेट ऑफ सरचार्ज जो है वो 10% होगा। बाकी इसके एग्जांपल्स जो है आप देख सकते हो। इसके बाद दूसरा इन्होंने बताया कि अगर आप एक्सीड कर रहे हो 1 करोड़ को बट आप नहीं एक्सीड कर रहे हो 2 करोड़ को, तो आपको 15% का क्या देना पड़ेगा सर? यहाँ पे देखो सर क्या देना पड़ेगा, रेट ऑफ सरचार्ज और इनकम टैक्स। ओके, नाउ तो थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि आपकी टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आपको 25% सरचार्ज देना पड़ेगा, और 111A और 112A पे आपको मैक्सिमम 15% का ही सरचार्ज देना पड़ेगा, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं देना पड़ेगा। जबकि ऊपर वाले में इंक्लूडिंग था, इस वाले में अलग से ही इसको बताया गया है कि मैक्सिमम 15% इसके ऊपर लगता है। इसके बाद इसने बताया कि वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A और 112A अगर एक्सीड करता है 5 करोड़ तो 37% का सरचार्ज है, और फिर इनके ऊपर कहा गया 111A एंड 112A के लिए 15% से ज़्यादा का नहीं होगा। ये छोटी सी बात थी जो रेट ऑफ टैक्स में आपको ध्यान रखनी है। एक लास्ट जो है वो आप देख लो, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A 112A एक्सीड 2 करोड़ इन एरिया नॉट कवर्ड अंडर 3rd पॉइंट एंड 4th पॉइंट, तो वहाँ पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% होगा। ये सर जो सरचार्ज है, जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है जहाँ पे बोलता है कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए, तो वहाँ पे एक प्रोविजंस लगते हैं, ठीक है सर। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, कम टू द नेक्स्ट। आपको अब जो मुझे बताना है वो TDS के टॉपिक से बताना है। ये सर, ठीक है सर, यहाँ पे टॉपिक है एडवांस टैक्स, TDS जिसे आप कहते हो टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स, फिर इंट्रोडक्शन टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। यहाँ पे सेक्शन है 194N। सर ये क्या क्या था? ये एक्चुअली पहले भी सेक्शन था लेकिन अब इसको मॉडिफाइड करके नए तरीके से बताया गया है, तो अभी हमें इसमें 2 सेक्शन पे फोकस करना है, 194N और 194M। एक चीज़ और याद रखिएगा सर, ये आपके लिए मैं कहूँ तो सर 10 स्टार है, 5 स्टार में मैक्सिमम देता हूँ, 10 स्टार इसलिए क्योंकि 100% मेरे हिसाब से एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे उठ के आना चाहिए। अगर आप ये अमेंडमेंट पार्ट देख रहे हो, मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक कीजिएगा। ये कहते हैं टैक्स द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज इंसर्टेड 194N विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2019 टू रिक्वायर एवरी पर्सन बीइंग बैंकिंग कंपनी, कह रहा है टू रिक्वायर एवरी पर्सन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी carrying on the business of banking or a post office who is responsible for paying in cash any sum or aggregate sum exceeding 1 crore।
किसी भी पर्सन को, बैंकिंग कंपनी है या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो, या पोस्ट ऑफिस है जो पेमेंट कर रहा है, अगर ये तीनों ही किसी ऐसे बंदे को पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट सिंगल या फिर होल 1 करोड़ से ज़्यादा की है, ठीक है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि आप 2% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट, हो सकता है मेरे 2 अकाउंट हो, 3 अकाउंट हो, तीनों को मिला के भी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा ये लोग मुझे, क्योंकि पैन नंबर तो मेरा ही होगा ना, मुझे अगर पेमेंट कर रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा तो 2% का टीडीएस वो डिडक्ट करेंगे। सम एक्सीडिंग 1 करोड़, डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ सच सम। और ये डिडक्शन वो कब लगाएंगे, जब वो सम 1 करोड़ के पास पहुंच जाएगा। मान लो ट्रांजेक्शन लेते हैं 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, तो जो छठी ट्रांजेक्शन होगी वहां पे 1 करोड़ क्रॉस हो रहा है तो वहां पे 2% का टीडीएस ये लगा देंगे, कहने का ये मतलब है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ बातें बताई गई है, ध्यान सुनेगा। क्लेरिफिकेशन एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194N एंड मैनर ऑफ कंप्यूटिंग थ्रेशोल्ड ऑफ 1 करोड़ देयर अंडर वेयर कैश विड्रॉ हैव टेकन प्लेस प्रायर टू 1/9/2019। तो ये कह रहा है कि भैया ये जो प्रोविजन आप उठा के लाए हो ये तो 1/9/2019 के बाद लगेगा, इससे पहले वाली के लिए क्लियरिटी इन्होंने दी है। सीबीडीटी है विद प्रेस रिलीज डेट 30 August 2019 clarified that section 194 is to come into effect from 1st September 2019, hence any cash withdrawal prior to 1st September 2019 will not subject to TDS। तो मतलब हम उसी पे फोकस करेंगे जो 1 सितंबर के बाद का होगा, 1 सितंबर से पहले वाले को हम फोकस नहीं करेंगे। अंडर सेक्शन 194 एंड हाउएवर यहाँ पे बताया जा रहा है, since the threshold of 1 crore is with respect to previous year 2019-20, calculation of amount of cash withdrawal or triggering deduction under 194N shall be counted from 1st April 2019। इसे काउंट तो हम 190 मतलब कि काउंट तो हम 1 अप्रैल से ही करेंगे, लेकिन टीडीएस पे जो फोकस है हमारा कि हम टीडीएस कब लगाएंगे तो 1 सितंबर के बाद लगाएंगे। ओके, ये चीज़ इसने बताई थी और इसने बताया कि ये 2% का होगा। सब्सिक्वेंट कैश विड्रॉवल्स, मतलब कि आपने पहले जो निकाल रखा है, जैसे आपने 60 लाख निकाल लिया, 20 लाख निकाल लिया, 80 लाख हो गए, अब जब आप 40 लाख या 60 लाख आपको मिलेगा, ठीक है, तो जब वो अमाउंट की लिमिट क्रॉस करेगी तब जब सम एक्सीड करेगा, सम मतलब सिंगल नहीं, सबको मिला के भी हम देख सकते हैं कि 1 करोड़ एक्सीड हुआ या नहीं हुआ, तो वो लोग जो आपको 3 लोग पेमेंट दे रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पेमेंट कर रहा है, बैंकिंग कंपनी आपको पेमेंट कर रहा है, आपको पोस्ट ऑफिस पेमेंट कर रहा है, अगर ये किसी भी आपके 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, मान लो एक डेट थी आपकी 1 सितंबर, एक है 1 अक्टूबर, एक है 1 दिसंबर, तो भैया 1 दिसंबर वाली डेट पे हम चेक करेंगे कि क्या तीनों का सम 1 करोड़ को क्रॉस हुआ, तो हम ये प्रोविजन आपको लगा देंगे। ओके, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड, कह रहे टैक्स आपको नहीं लगेगा, मतलब कौन सा टैक्स नहीं लगेगा सर, यहाँ पे वो कह रहे हैं नो टैक्स इज रिक्वायर्ड, मतलब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कहने का मतलब है टीडीएस का प्रोविजन हम नहीं लगाएंगे। डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब हम आपको टैक्स में टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बात हो रही है कुछ एजेंसी होती है, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को काम दे रखा होता है जो क्या करते हैं, कैश जो होता है वो एटीएम मशीन में जाके रिफिल करते हैं, तो उन्हें बैंकिंग से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से, कहीं से भी कैश कलेक्ट हुआ उसको लेके वहाँ पे रिफिल कर देते हैं, तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो ले नहीं रहे, वो तो गवर्नमेंट सर्विस में ही है, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि भैया ऐसे लोगों को हम ये प्रोविज़न नहीं लगाएंगे। तो क्या कह रहे हैं वो, क्लास ऑफ द पर्सन एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है सर, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194N provides that no tax is however required to be deducted at source on payment made inter alia such other persons or class of person as notified in consultations with the RBI by the central government. According to the central government has with these notifications after consultations with the RBI, ठीक है सर, क्या कह रहे हैं वो, क्या क्या बता रहे हैं, पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसके बाद तीसरा पॉइंट, कह रहा है इन लोगों को टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। तो सर देखो 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक किसको अप्लाई होगा किसको नहीं होगा, एमसीक्यू भी बन सकता है, इनमें से बताइए फॉलोइंग ABCD में किसको अप्लाई होता है किसको नहीं होता है, और बताइए किस अमाउंट पे होता है, और बताइए किस रेट पे होता है। तो 4-5 एमसीक्यू इस पॉइंट से बन सकते हैं, इसलिए लिटरली बोल रहा हूँ केस स्टडी बन सकती है, एमसीक्यू बन सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है, ट्रू फॉल्स बन सकता है, शॉर्ट नोट बन सकता है, बहुत टाइप के क्वेश्चन इस प्रोविजन से आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है सर। इसने बोला कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी CRA या फिर WLATMO, ये कौन है सर, वाइट लेबल ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन्स ऑपरेटर्स, मतलब ये बात हो रही है कैश रिफिल करने वालों की या फिर जो ATM में पैसा जाके जमा करते हैं,
ये उनके लिए बात कर रहे हैं। कह रहा है मेंटेनिंग ए सेपरेट बैंक अकाउंट, वो अपना सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। विड्रॉवल करते हैं सर, इसमें से पैसे निकालते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रीप्लेनिशिंग कैश, मतलब वो क्या कह रहे हैं, कैश भरने के लिए। कैश होगा तभी तो एटीएम मशीन में जाके रखेंगे ना, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, एटीएम के अंदर ऑपरेटेड बाय WLATMO, ठीक है, एंड दी WLATMO हैव फर्निश्ड द सर्टिफिकेट एवरी मंथ टू द बैंक। अब यहाँ पे इनके लिए एक रिक्वायरमेंट है, ये MCQ में पूछी जा सकती है या फिर आपसे शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है, क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो उन्हें हर मंथ एक रिटर्न देनी होगी, और रिटर्न की जगह इन्होंने वर्ड लिखा है सर्टिफिकेट देना होगा कि हमने इतना कैश निकाला था और इतना कैश हमने इन पर्टिकुलर ATM में जाके रिफिल किया है। ठीक है सर, तो इनसे क्या कहा जा रहा है, एक सर्टिफिकेट में आपका मेंशन होना चाहिए किस किस ATM में जाके आपने कितने कितने रुपए सबमिट किए हैं। ओके, और ये मंथली बेसिस होगा। ऑप्शन में आ सकता है कि सर्टिफिकेट एवरी डैश टू द बैंक, तो यहाँ पे डैश में मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, वीक हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कमीशन एजेंट एज अ ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट। ये ऐसा बंदा है जो एग्रीकल्चर को बिलोंग करता है। तो इसके लिए कहा गया है कि भैया आप 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह के लिए, तो आपके लिए कहा है कि आपको सर्टिफाइड करना पड़ेगा सर बैंकिंग कंपनी से। और ये क्या कह रहा है, विथ हिज पैन, आपको पैन भी सबमिट करना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपको पिछले साल की डिटेल सर्टिफाई करानी पड़ेगी बैंकिंग कंपनी से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से कि हाँ भैया ये एग्रीकल्चर वाला ही बंदा है, ये फ्रॉड नहीं कर रहा है, इसने जेन्युइन पर्पज से ही पैसे निकाले थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ऑथराइज डीलर, फ्रेंचाइजी एजेंट, सब एजेंट जिसे गवर्नमेंट अप्रूव कर रखा है, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर FMC, FM इसको बोलो सर FFMC, दैट इज फुल फ्लेज्ड मनी चार्जर लाइसेंस्ड बाय द RBI एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट। ओके सर, ये लोग वो लोग हैं जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, इन्हें TDS अप्लाई नहीं होगा। सच पर्सन शुड मेंटेन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, उन्हें अपना सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। तो जिस अकाउंट को वो सेपरेटली ओपन कर रहा है बस उसी से ट्रांजेक्शन्स को हम TDS अप्लाई नहीं करेंगे, बाकियों पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, फिर ये वो क्या कह रहे हैं, विड्रॉवल इज मेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, क्या पर्पज है सर, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए वो कर रहे हैं, या फॉरेन टूरिस्ट और नॉन रेसिडेंट विजिटिंग जो इंडिया कर रहे हैं उनके लिए ये पैसा निकालते हैं, और रिटर्न टू इंडिया इन कैश एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गाइडलाइंस बाय RBI। दूसरा वो कह रहे हैं डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू द रेसिपिएंट बेनिफिशियरी इन इंडिया। कई बार विदेशी दोस्त जो बाहर काम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए पैसे भेजते हैं इंडिया में, तो उनके लिए वो कह रहा है कि वो पैसे निकालते हैं तो इस पर TDS नहीं लगेगा। फिर से छोटी सी बात और बताइए, आइए एक बार रीडिंग देते हैं। कहते थे एग्जाम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194N वुड बी अवेलेबल ओनली इफ अ सर्टिफिकेट इज फर्निश्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स एंड देयर फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट एंड फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स एंड देयर फ्रेंचाइजी एजेंट टू द बैंक दैट विड्रॉवल इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड अबव, कि हमने जो ऊपर बताया है बस आप उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर का मतलब बता रखा है, हु इज ऑथराइज्ड बाय RBI। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये क्या बोल रहा है कि लोअर रेट और नो डिडक्टेबल, या तो 2% या फिर 0 रेट हो सकता है कुछ केसेस। उसके अंदर क्या केसेस है, गवर्नमेंट को ही पेमेंट कर रहे हो तो TDS नहीं लगेगा, बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस को ही अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है, पैसे, तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। एनी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग जैसा ही है, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा ही है, जो कॉरस्पॉन्डेंट है उसका, या फिर RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें भी आप TDS नहीं लगाओगे। नाउ एनी वाइट लेबल ATM, ठीक है, रिफिलिंग वाला, जो कि आपके पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में कवर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, बैंकिंग कंपनी द्वारा, ठीक है, जो बैंकिंग कंपनी ऑपरेटर, कौन से ऑपरेटर है सर, जो बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा एंगेज्ड है, तो फिर उन लोगों के ऊपर भी ये प्रोविजन नहीं लगेगा। सच अदर पर्सन, वो दूसरा व्यक्ति, क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशंस विद द RBI, उस बंदे को भी लिस्ट ये कर सकते हैं जो RBI अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिसपे नॉट डिडक्टेबल है या फिर लोअर रेट होगा, हो सकता है 2% से भी कम हो या फिर TDS ही ना लगे। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव अ 194N। अगेन
अभी ये कह रहा है पर्सन टू होम क्रेडिट टू गिवन फॉर द टैक्स दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या कह रहा है कि जो टीडीएस का जो बेनिफिट है ये किसको दिया जाएगा? ऑब्वियसली जिसके बिहाफ में काटा है। पोस्ट ऑफिस ने मिस्टर राम को 1 करोड़ रुपए देने थे। 2% 1 करोड़ का कितना होता है बताओ? 20% कितना होता है? 20 लाख होता है। 2% कितना होगा? 2 लाख होगा। 2 लाख रुपए इन्होंने इसके राम के बिहाफ पे गवर्नमेंट को सबमिट करते। बताओ कौन बेनिफिट लेगा इसका? मोहन, सीता, गीता, बबीता, कौन लेगा? ऑब्वियसली राम। जिसके भी यहाँ पे टीडीएस काटा है वही बेनिफिट लेगा। इसी बात को यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या होगी सर? एंड फॉर्म मैनर ऑफ डिपोजिटिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 194M। तो यहाँ पे 194M के बारे में, टाइम लिमिट के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे टाइम लिमिट को अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे साफ साफ बताया है कि रूल 32C है। कहते हैं टाइम लिमिट जो है रेमिटेंस ऑफ टीडीएस की जो है वो हमने 30 डेज बताई है, और इसके लिए एक हमने नया चालान बनाया है जिसका फॉर्म नंबर होगा 26 QD। तो सर ये MCQ के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देन रूल 36C मैनर ऑफ रेमिटेंस ऑफ टीडीएस। तो वो कहता है कि सर किस मैनर में टीडीएस रेमिटेंस होगा? तो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन। ओके, नाउ रूल 31(3)C। सर क्या याद करने रूल्स? मत करो यार, प्रोविजन याद रखो, 194N 194M, दैट्स इट। इसके बाद वो कहता है सर्टिफिकेट कब इशू होगा? तो उसने कहा कि आपका 194 का जो सर्टिफिकेट है वो आपके जो टैक्स वगैरह जब आप रूल रेगुलेशन सारे पूरे कर दोगे उसके 15 दिन के अंदर आप इशू कर सकते हो। ओके, नाउ रूल 31A(4)C। टाइम लिमिट क्या है, मैनर क्या है? सबमिशन ऑफ चालान कम इंटरेस्टेड। तो इसने बोला था कि भैया सेल्फ फर्निश किसको फर्निश करना है सर? प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ इनकम टैक्स। बस इतना याद रखो फिलहाल। उसके बाद इसने बोला या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, या PDG-IT, या फिर DG-IT, या फिर पर्सनल ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। अगर ये याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे रखो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, या फिर पर्सन ऑथराइज। ठीक है, कोशिश करना। बाकी इसी के साथ सर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। और कितने दिनों के अंदर सर? 30 डेज। ओके, ठीक। अब ऊपर आता हूं, यहां पे मैंने कुछ बातें छोड़ दी थी, आइए उसे देख लेते हैं। सेक्शन 194M inserted with the effect from 1/9/2019 provides the deductions of tax source at the rate 5% by individual or HUF responsible। ये किसके लिए है सर? जरा एक बार पढ़ो टॉपिक को। 194M किसके लिए? इंसर्टेड इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019, मतलब 1 सितंबर से लगाया गया। ओके, प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। टीडीएस आप लगाएंगे सर 5%, इंडिविजुअल लगाएगा या HUF इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेइंग एनी सम, जो कि कुछ भी पैसा दे रहा है फाइनेंशियल ईयर में, किसको सर? किसी रेसिडेंट को। सर किस लिए सर? तो ये कह रहा है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, आपने उससे कोई भी काम करवाया है, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या फिर हाउस कीपिंग के लिए कुछ लोग होते हैं, इसको भी लेबर प्रोवाइड करना कहते हैं। ठीक है, इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने लेबर दिया, टीडीएस लेगा सर 5% का। फिर कह रहा है बाय वे ऑफ कमीशन, कमीशन की अगर हम बात करें, नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन रेफर्ड इन सेक्शन 94D, कोई दूसरा कमीशन या ब्रोकरेज है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो 5% आपको टीडीएस लगाना पड़ेगा। बाय वे ऑफ फीस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, तो 5% का आपको टीडीएस लगाना पड़ेगा। फिर कहता है ओनली इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है सर, अदर देन दोज who are required to deduct income tax as per the 194C, 194H, 194J। कह रहे हैं कि जो हम प्रोफेशनल फीस की बात कर रहे हैं ना, उसमें 194C, H और J कवर्ड नहीं होता। ये दूसरे टाइप के प्रोफेशन हो सकते हैं जो उसमें कवर्ड नहीं हुए, जो उसमें कवर्ड नहीं हो रहे 194C, 194H और 194J में, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप पहले ही कहीं कवर्ड हो चुके हो तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन तब अप्लाई होगा जब आप ऊपर वाली लिस्ट में कहीं पे नहीं आ रहे थे, ना 194C में, ना 194H में, ना 194J में। आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव सम्स पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू अ रेसिडेंट इफ द एग्रीगेट ऑफ सच सम्स क्रिएटेड और पेड एक्सीड 50 लाख। ठीक है सर, बस बाकी सारी चीज़ें, और इसी के साथ हमारा अमेंडमेंट का डायरेक्ट टैक्सेशन का खत्म हुआ सर। DT की अमेंड कंप्लीट हो चुकी है। नाउ सर आपका क्या काम है? आपका इतना सा काम है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ेगा, विद सिलेबस पढ़ेगा। मेरे पास टाइम रहा तो मैं भी आपके लिए रिवीजन वीडियोस भी अपलोड करूंगा, और रिवीजन वीडियो में भी अमेंडमेंट्स के वीडियोस को ऐड कर दूंगा एट द एंड, और वो भी कोशिश करूंगा 5 से 6 घंटे एक रिवीजन वीडियो बना सकूं जिसमें आप प्रॉपरली
इनकम टैक्स को 5 से 6 घंटे के अंदर रिवाइज कर सके। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में जाके जरूर लिखना कि सर हाँ प्लीज़ कर दीजिए। और ये अगर आपको लगा हो कि एफर्ट से आपको कुछ फ़ायदा हो तो एक वीडियो को लाइक और कमेंट में थैंक्स लिखेंगे तो मुझे भी इससे अप्रिसिएशन मिलेगा। अलविदा चाहूँगा, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में।